साथियों, सामाजिक परिवर्तन या समाजवाद। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, यही समाजवाद का मूल उद्देश्य है। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, यही समाजवाद है। और समाजवाद से ही हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन कैसे आए, समाजवाद कैसे लाएं, और हम समाजवाद के माध्यम से व्यवस्था में कैसे परिवर्तन करें, इसके लिए कुछ प्रसिद्ध विचारकों ने भी अपने विचार दिए, जो आजकल के युग में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो उदारवाद के समर्थक थे, वो यह नहीं मानते थे कि मानव इतिहास किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ता है, जिस पर मनुष्य का अपना कोई बस नहीं है। उदारवादी विचारकों ने यह विचार दिया कि वे मनुष्य को विवेकशील प्राणी, रेशनल बीइंग मानते हैं, जो अपनी सूझबूझ, परिश्रम और संकल्प शक्ति के बल पर सामाजिक संस्थाओं को मनचाहा रूप दे सकता है। ऐसा उदारवादी दृष्टिकोण के विचारकों ने कहा। उनका निर्माण और पुनर्निर्माण मनुष्य कर सकता है। अतः ऐतिहासिक विकास के किसी बंधे बधाए नियम का पता लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब प्रश्न यह है कि सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए कौन सी रणनीति, स्ट्रेटजी अपनाई जाए। क्या इसके लिए सुधार, रिफॉर्म का रास्ता उपयुक्त होगा, या क्रांति, रिवॉल्यूशन का रास्ता? इस प्रश्न के संदर्भ में साधारणतः सभी उदारवादी सुधार के रास्ते को वरीयता देते हैं। समकालीन ऑस्ट्रियाई दार्शनिक कार्ल पापर, जो 1902 से 1994 के चिंतन में अनेक प्रमाण देकर इस विचार की पुष्टि करते हैं, इसे ही उत्तरोत्तर परिवर्तन कहा जाता है। पापर ने इतिहासवाद को छद्म विज्ञान की संज्ञा देते हुए अपनी दो प्रसिद्ध कृतियों, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, मुक्त समाज और उसके दुश्मन, 1945, तथा द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म, इतिहास की सारहीनता, 1957 के अंतर्गत इतिहासवाद पर प्रबल प्रहार किया। इतिहासवाद से उसका अभिप्राय है यह विश्वास कि ऐतिहासिक परिवर्तन किन्हीं बंधे बधाए नियमों से संचालित होते हैं। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की सहायता से उन नियमों का पता लगाया जा सकता है, उनके आधार पर भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन की जा सकती है, और हमें अपनी राजनीति को इन्हीं नियमों के अनुसार ढालना चाहिए। पापर ने लिखा है कि सर्वाधिकारवादी आंदोलन, टोटियरियम मूवमेंट, इतिहासवादी सिद्धांतों को उचित ठहराते हैं। ऐसा ज्ञान जो न तो वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड से प्राप्त किया जाता है, न विज्ञान की तरह विश्वस्त, रिलिएबल और प्रामाणिक, एथेंटिक होता है, परंतु वह विज्ञान होने का ढोंग रचाकर विज्ञान जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश करता है, इसको हम छद्म विज्ञान कहते हैं। और एक दूसरी विचारधारा है सर्वाधिकारवाद, टोटियनिज्म, ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य अपने नागरिकों के जीवन के सभी पक्षों को निर्देशित और नियंत्रित करता है। इसमें साधारणतः सामाजिक जीवन के
किसी लक्ष्य को अनिवार्य इनविटेबल मानकर समाज के सारे संसाधन उस लक्ष्य की सिद्धि में लगा दिए जाते हैं, किसी को उसका विरोध करने का अधिकार नहीं होता। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी, पापर ने विशेष रूप से 3 इतिहासवादी दृष्टिकोणों पर प्रहार किया। प्लेटो, हेगेल और मार्क्स के विचारों पर उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि इनमें से प्रत्येक विचारक ने समाज की समग्र व्याख्या, टोटल एक्सप्लेनेशन का प्रयत्न करते हुए सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली, टोटेनिरिज्म गवर्नमेंट के लक्ष्यों और सिद्धांतों का समर्थन किया। पापर ने तर्क दिया कि विज्ञान और स्वतंत्रता, साइंस एंड फ्रीडम, दोनों ऐसे समाज में पनपते हैं जो खुला या मुक्त समाज, ओपन सोसाइटी हो, अर्थात जो नए विचारों को अपनाने के लिए तत्पर हो। प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के बल पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। प्लेटो बंद समाज, क्लोज सोसाइटी का सिद्धांतकार है। वह ऐसा प्रतिक्रियावादी है जो दार्शनिक विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। हेगेल ने कहा कि स्वयं पूर्ण ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज रखने का वह खुद दावा करता है और उसके आधार पर इतिहास के विकास तथा भविष्य का विवरण देता है। मार्क्स समग्रवादी, होलिस्ट और नियतिवादी डिटर्मिनिस्ट हैं, जो भविष्यवाणी को प्रधानता देते हुए व्याख्या को गोल बना देता है। वह यह घोषणा करता है कि पूंजीवाद का पतन असंभावी है, फिर अपने अनुयायियों को विद्रोह के लिए प्रेरित करता है ताकि वे असंभावी को कार्यान्वित कर सकें। द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म के अंतर्गत पापर ने प्रामाणिक नियमों और ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। उसने तर्क दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता जो संपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया पर लागू हो सके, क्योंकि प्रत्येक ऐतिहासिक परिवर्तन एक विलक्षण घटना होती है। तथाकथित ऐतिहासिक नियम बहुत किसी ऐतिहासिक प्रवृत्ति का संकेत देते हैं, वे सही अर्थ में नियम नहीं होते। मार्क्स ने जो पूंजी के बढ़ते हुए केंद्रीकरण का नियम प्रस्तुत किया है, वह केवल एक प्रवृत्ति का सूचक है और किसी प्रवृत्ति के आधार पर भविष्यवाणी करना एक भूल है। इसके परिणाम कभी सही नहीं निकलते। आगे चलकर यही उत्तरोत्तर परिवर्तन का स्वरूप, नेचर ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत पापर ने यह तर्क दिया कि जैसे वैज्ञानिक अन्वेषण के अंतर्गत हम यह दावा कभी नहीं कर सकते कि हमने सत्य को पा लिया है, वैसे ही राजनीति के अंतर्गत हम निश्चय पूर्वक यह नहीं बता सकते कि सर्वगुण संपन्न शासक कैसे होने चाहिए। उपयुक्त प्रश्न यह होगा कि हम अपनी गलतियों को किस तरह जल्दी से जल्दी पहचान कर सुधार सकते हैं। मतलब यह कि बुरे शासक हमें जो हानि पहुंचा सकते हैं, उसे जितना कम किया जा सकता हो उतना कम कैसे कर सकते हैं। राजनीति की मूल समस्या यह नहीं कि शासन की बागडोर किसके हाथ में सौंप देनी चाहिए, बल्कि हमें ऐसी संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए जिनके अंतर्गत बुरे से बुरे शासक भी हमें कम से कम हानि पहुंचा सके और ऐसे शासकों को आसानी से हटाया जा सके। क्योंकि ऐतिहासिक परिवर्तनों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसलिए हमें भविष्य के लिए अपनी योजनाएं छोटे छोटे टुकड़ों में बनानी चाहिए, ताकि जो ही हमें अपनी कार्रवाई का कोई अप्रत्याशित प्रभाव दिखाई दे, त्यों ही हम भूल सुधार करके आगे बढ़ सकें। फिर द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म के अंतर्गत पापर ने लिखा है कि कोई भी ऐतिहासिक परिवर्तन ज्ञान के विकास का परिणाम होता है।
हम यह भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ज्ञान किस रूप में विकसित होगा या उसका सामान्य प्रभाव क्या होगा। ज्ञान के विकास की भविष्यवाणी का अर्थ यह होगा कि हमें वह ज्ञान पहले से प्राप्त है, परंतु यह बात यथार्थ के विपरीत होगी। दूसरे, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति ऐसी है कि इसमें समग्र सामाजिक विकास के नियम स्थापित नहीं किए जा सकते, बल्कि केवल छोटी-छोटी और पृथक-पृथक सामाजिक इकाइयों सोशल यूनिट से संबंधित नियम प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस दृष्टिकोण को प्रणाली वैज्ञानिक व्यक्तिवाद कहा जाता है। यह प्रणाली वैज्ञानिक समग्रवाद का विपरीत रूप है। प्रणाली वैज्ञानिक समग्रवाद के अनुसार सामाजिक जीवन की व्याख्या संपूर्ण समाज या सामाजिक संरचना के संदर्भ में देनी चाहिए, जैसा कि हेगेल और मार्क्स के चिंतन में देखने को मिलता है। इसके विपरीत प्रणाली वैज्ञानिक व्यक्तिवाद यह मांग करता है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए उनके सूक्ष्म हिस्सों या उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। पापर इसी दृष्टिकोण का समर्थक है। ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद पापर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सामाजिक समस्याओं के बारे में कोई ऐसा तर्कसंगत उपागम नहीं हो सकता जो समग्र परिवर्तन का आधार प्रस्तुत कर सके। अतः सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म का एकमात्र तर्कसंगत तरीका खंडशः निर्माण है। इसे उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। चूंकि मानवीय ज्ञान हमेशा अपूर्ण रहता है, इसलिए सामाजिक निर्माण का कोई भी कार्यक्रम लागू करने पर उसके कुछ अनदेखे और अनचाहे परिणाम सामने आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम अपनाने पर ऐसे परिणाम बहुत भयानक भी हो सकते हैं। सामाजिक विज्ञान जल्दी से जल्दी ऐसे परिणामों का पता लगाने की कोशिश करता है। दूसरे शब्दों में, हम चाहे कितनी भी सावधानी क्यों न बरतें, किसी भी मानवीय कार्रवाई के ऐसे दुष्प्रभावों का खतरा बना रहता है जिनका हमें पहले से कोई अनुमान नहीं था। अतः पापर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के सभी कार्यक्रम छोटे छोटे चरणों में संपन्न किए जाने चाहिए, ताकि जो ही किसी कार्रवाई का दुष्प्रभाव दिखाई दे उसे तुरंत सुधार लिया जाए और कोई बड़ी क्षति न होने दी जाए। फिर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने से हम सत्तावाद के शिकंजे से बच जाते हैं। समाज में परिवर्तन के छोटे छोटे तत्कालिक और सीधे साधे कार्यक्रमों के बारे में जितनी सहमत की संभावना रहती है, उतनी बड़े बड़े दूरगामी और जटिल कार्यक्रमों के बारे में नहीं होती। वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, विचार, परंपरा या प्रमाण ग्रंथ के आदेशों या निर्देशों को सर्वथा प्रामाणिक मानते हुए उनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है, उन पर प्रश्न उठाने का अधिकार किसी को नहीं होता। इसे ही कहते हैं सत्तावाद। जब क्रांति रिवॉल्यूशन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है, तो वह उतना प्रभावशाली सिद्ध नहीं होता। क्रांति तो किसी आदर्श की सिद्धि के लिए की जा सकती है। जो लोग उसमें आस्था नहीं रखते, उनके दमन के लिए इसमें हिंसा का सहारा लिया जाता है। फिर स्वप्नदर्शी सामाजिक पुनर्निर्माण, यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग का कार्यक्रम लोगों से बहुत बड़े त्याग और बलिदान की मांग करता है, या उन लोगों पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देता है जो शायद उसके परिणामों का लाभ उठाने के लिए जीवित न रहे। उधर जिन लोगों को क्रांति का फल मिलता है, उन्होंने इसके लिए विशेष संघर्ष नहीं किया होता, अतः वे उसके महत्व को उतनी गहराई से अनुभव नहीं कर पाते। क्रमिक सामाजिक परिवर्तन का रास्ता अपनाने से समाज इस तरह के अन्याय से बच जाता है।